संभल हिंसा को 1 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन सियासत थम नहीं रही। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल पहुंचा और पीड़ित परिवारों को, जिन लोग उस पूरे हादसे में जो पूरी हिंसा हुई थी उसमें मारे गए थे, उनको 5-5 लाख रुपए का चेक दिया। शाही जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे को लेकर 24 नवंबर को संभल में हिंसा भड़की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि पुलिस के जवानों समेत दर्जनों लोग घायल हुए थे। हिंसा को लेकर पुलिस और सरकार पर सवाल उठाए गए, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच से पता चलता है कि हिंसा सुनियोजित साजिश थी। भीड़ को प्लानिंग के तहत मस्जिद के पास इकट्ठा किया गया। फॉरेंसिक टीम को हिंसा वाली जगह पर पाकिस्तान और अमेरिका मेड कारतूस मिले, जिसके बाद टेरर एंगल की पड़ताल शुरू हुई। मास्टरमाइंड की तलाश के बीच टेरर कनेक्शन का शक गहरा गया। खुफिया विभाग ने हिंसा में आईएसआई, दाऊद इब्राहिम और अल-कायदा कनेक्शन की पड़ताल तेज कर दी है। पुलिस के शक के घेरे में 100 ऐसे लोग हैं जो संभल से भागकर पाकिस्तान गए थे। इनमें सबसे बड़ा नाम शारिक साठा का है, जो दुबई में है और डी कंपनी का शातिर सदस्य है। ये जो व्यक्ति है ये छोटे मोटे अपराधों में पहले शामिल था। ज़्यादातर ये गाड़ियाँ चुराने का काम करता था, लेकिन जब उसे पकड़ा गया उसके बाद उसकी जब बेल हुई तो वो नकली पासपोर्ट के ज़रिए जो है दुबई भाग गया और वहाँ पर वो नकली करेंसी का काम करता है और दाऊद के लिए टेरर फंडिंग करता है। दूसरा नाम सईद अख्तर का है, जो अफ़गानिस्तान में अल-कायदा से जुड़ा है, जबकि तीसरा नाम उस्मान हुसैन का है, जो पाकिस्तान में है और हरकतुल मुजाहिदीन के लिए काम करता है। पुलिस को हिंसा में तीनों में से किसी एक का हाथ होने का शक है और विदेशी फंडिंग का भी शक है, क्योंकि शारिक साठा का गुर्गा अदनान दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जो हिंसा में शामिल था। पहले सुनिए संभल पुलिस का क्या कहना है। जनपद संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 91 लोग हैं वो अभी भी वांछित हैं, और उनके अलावा कई सारे ऐसे फोटोज हैं वो भी अनआइडेंटिफाइड है, उनको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक 24 नवंबर को जो हिंसा हुई है उसमें कुल 50 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम अदनान है, वो दिल्ली के बाटला हाउस से भी गिरफ्तार हुआ है। उसके अन्य साथी भी वहाँ छुपे हुए हैं, उनकी भी धरपकड़ जारी है और जल्द ही अन्य लोगों को भी जो दिल्ली में भी छुपे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने अब तक हिंसा में शामिल 90 में से ज़्यादातर दंगाइयों की पहचान की है। शातिरों की तलाश के लिए पुलिस अब डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर रही है। हिंसा के बाद संभल पुलिस को 40 से ज़्यादा गुमनाम खत मिले थे, जिनमें इस बात का जिक्र था कि हिंसा से एक दिन पहले आसपास के ज़िलों से लोगों को इकट्ठा किया गया। मौके पर पत्थर पहले से इकट्ठा किए गए थे। हमने हमारे एक स्टिंग ऑपरेशन में भी दिखाया था आपको कि कैसे मस्जिद के बाहर भीड़ इकट्ठा की गई और हिंसा में मारे गए लोग भी पथराव में शामिल थे। तमाम कड़ियों को जोड़ने से पता चलता है कि संभल हिंसा सोची समझी साजिश थी। आइए पहले आपको सुनाते हैं शाही मस्जिद से सिर्फ 700 मीटर दूर मौजूद तजानिया मस्जिद के केयर टेकर का बयान, जिन्होंने इंडिया डेली के स्टिंग में बड़ा खुलासा किया था। जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो माहौल पैदा हुआ, ये माहौल पैदा करने में हाथ किसका था? गुनाहगार आज आप देख लो कि जो माहौल बना उसमें कितने लोग नामजद अभियुक्त हुए? ना आप एक चीज़ बताओ ना, कितने लोग नामजद अभियुक्त हुए? क्या सब थे उस वक्त? जितने नामजद थे सब थे। कुछ बेगुनाह भी तो फंसे होंगे। सब मौके सब मौके कोई बेगुनाह नहीं फंसा ना? जो मरा वो भी बेगुनाह नहीं था, वो भी मतलब कसूरवार था। पत्थर चलाया वो ना उस वक्त सुबह 5-6 हज़ार थे। तो कितने बजे की बात बता रहे हैं आप? ये 10:30-11 बजे। तो 50-60 हज़ार कितने बजे आ गए? 10:30-11 बजे हुआ। तो 50-60 हज़ार कितने बजे आए? 50-60 10-11 बजे। 10-11 बजे आ गए थे। हाँ, तो 5-6 हज़ार कब थे? सुबह 7-8 बजे। 8 बजे। हाँ। संभल हिंसा के पीछे की साजिश हैरान कर देने वाली है। सवाल ये है कि क्या दंगे के मास्टरमाइंड सरहद पार दुबई और पाकिस्तान में बैठे हैं? क्या पाकिस्तान के इशारे पर हिंसा की प्लानिंग की गई?
क्या सर्वे की आड़ में संभल को बड़ी हिंसा की आग में जलाने का प्लान था? अगर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद नहीं होता तो हालात और ज़्यादा खराब होते। आखिर विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण के लिए हिंसा की साजिश पर पर्दा क्यों डाल रही हैं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कई वरिष्ठ मेहमान जुड़े हैं। प्रदीप सिंह, नेता बीजेपी, हमारे साथ हैं। एन.के. सूद, पूर्व RAW के अधिकारी हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी हैं। रंजन द्विवेदी, पूर्व DGP, डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं उत्तर प्रदेश के। आप सभी का स्वागत है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि लगभग 5 नाम ऐसे हैं जो कि उभर के आ रहे हैं। हमने कुछ नामों, 3 नामों का जिक्र भी किया, लेकिन मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको। संभल जो है उसका आतंक से रिश्ता कोई नया नहीं है, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शारिक साठा का नाम आया, जो कि दाऊद का सहयोगी है, दुबई में है और किस तरह से नकली नोटों का काम करता है। शाहिद अख्तर, उस्मान हुसैन, इन दोनों का नाम आया। शाहिद अख्तर अफ़गानिस्तान में अलकायदा का लड़ाका है, इस बारे में जो है पूरी सूचनाएं एजेंसीज़ के पास हैं। उस्मान हुसैन 1999 में पाकिस्तान जाकर हरकतुल मुजाहिदीन का आतंकी संगठन में उसने ट्रेनिंग ली थी। 2012 में वो भारत वापस जब आया था, उसके बाद 2012 में वो भारत छोड़ के फिर चला गया था और वो संभल के आतंकियों से जुड़ा हुआ है, उसके कनेक्शंस हैं वहाँ पे। नखासा का शकील अख्तर जो है साल 2012 से भागा हुआ है और वो अलकायदा का आतंकी है। दीपा सराय एक जगह है, जो लोग संभल को जानते हैं उसके पास, उसके रहने वाले मोहम्मद आसिफ और जफ़र महमूद जो हैं वो अलकायदा से जुड़े होने का उन पर आरोप है। ये भी एजेंसीज़ के पास सूचना है। तो ऐसे में सवाल ये बनता है प्रोफेसर भुवन भास्कर, ऐसी जहाँ पर इस तरह के लोगों की बातें आती हों, हम जानते हैं संभल के, मैं उस पर भी आपको बताऊंगा कि संभल के आतंकी कनेक्शन कोई ख़ास नए नहीं है और बहुत ही जो बड़े बड़े आतंक के नाम हैं वो यहाँ से उभरे हैं। ऐसे में आप वहाँ जाते हैं, हमने आपको एक स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया कि जिसमें वहाँ पर जो मस्जिद है पास में, उसका जो केयर टेकर है वो साफ बता रहा था कि ये लोग जो मारे गए हैं वो हिंसा में शामिल थे। इसके बावजूद जो है समाजवादी पार्टी के नेता वहाँ जाते हैं, और क्या केवल राजनीति के लिए ये सब किया जा रहा है? देखिए, ये भी दर्शकों को आपको बताना चाहिए था कि जो पहला वहाँ पर सर्वे था वो बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हो गया था। शासन प्रशासन ने और जो वहाँ के नुमाइंदे हैं, पॉलिटिकल लोग हैं या जो समाज है वहाँ का, उसने बड़ा सपोर्ट करने का काम करा था। लेकिन दूसरे में ऐसी दुर्घटना घटी, तो पहले तो ये बताना भी जरूरी था कि दूसरी क्यों घटी। क्योंकि जो पहले जो सर्वे हुआ था उसमें किसी प्रकार के धर्म विशेष के नारे नहीं लगे, और कोई भी सरकार में कोई घटना घट जाती है, मैं भी 30 साल से पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो शासन प्रशासन और इंटेलिजेंस का वहाँ कमी है। इसको भी बताना चाहिए ना कि ये विपक्ष के लोगों से प्रश्न करके हम लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं कि ये किसकी सरकार है। आदरणीय योगी जी की सरकार है, उनका शासन है, उनका प्रशासन है, उनका इंटेलिजेंस है। और कौन से सर्वे में, अब कौन सा सर्वे में संविधान कहता है कि अब धर्म विशेष के नारे लगा जाएंगे, देश किस ओर जा रहा है? ये भी आप भुवन जी, मैं थोड़ा माफ़ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ क्योंकि मैंने वो पूरा स्टिंग ऑपरेशन बड़े ध्यान से देखा था। उसमें ये भी बताया गया कि आखिर हिंसा कैसे शुरू हुई। हिंसा इसलिए शुरू हुई कि पहले सर्वे में कोई प्रॉब्लम नहीं था। दूसरा सर्वे जो था, जब वहाँ पर लोग करने गए तो वहाँ पर जो हौज था जो है उससे पानी निकाला जा रहा था, और वो पानी जो है वो एक मोटर के ज़रिए निकाला जा रहा था। जब वो पानी जो है सड़कों पर बहना शुरू हुआ तो ये अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद की खुदाई की जा रही है। ऐसे में मस्जिद कमेटी जो थी वो मुंह पे ताला लगा के बैठ गई। उनका फ़र्ज़ नहीं था कि वो लोगों को बताते ये नहीं है, ये सिर्फ सर्वे का पार्ट है। ये सारी बातें इस स्टिंग ऑपरेशन में आई हैं, और उसके बाद जिस तरह से SMS और जिस तरह से मैसेजिंग करके आसपास के लोगों को बुलाया गया, 60,000 लोग वहाँ पे जमा हुए। आपको लगता है कि ये साजिश के बिना हो सकता? देखिए, ये तो जांच का विषय है, जो जांच हो रही है उसके बाद सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं भी लंबे समय से पॉलिटिकल साइंस में का स्टूडेंट होने के कारण 30 साल से सामाजिक राजनीतिक जीवन में करने के बाद मैं भी आज तक पता नहीं कर पाया कि सर्वे में कौन से कानून के तहत, कानून का विद्यार्थी होने के कारण, कि कौन से उस सर्वे में एक धर्म विशेष के नारे लगा के हम लोग चलेंगे।
देश और प्रदेश किस ओर जा रहा है ये देश और प्रदेश समझता है। अब तो घटना घट चुकी है। हमारे माननीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने वहाँ जो मरहम लगाने का सरकार का काम होता था, चूंकि हम वहाँ की विपक्षी सबसे प्रमुख पार्टी है, हम लोग अपना राजधर्म निभा रहे हैं। जो हमारा धर्म होता है एक राजनीतिक दल का और सामाजिक लोगों का, वो धर्म हम निभा रहे हैं। हम उनके जख्मों को मरहम लगाने का काम कर रहे हैं, जो काम सरकार को करना चाहिए। और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी को 2024 में उत्तर प्रदेश के लोगों ने विश्वास करने का काम करा और हमने भारतीय जनता पार्टी को आधा करने का काम करा इसी उत्तर प्रदेश में। तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई और हमारी पार्टी बढ़ी हुई है, हमारे सांसद सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में, तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। जिम्मेदारी करने वाले हम लोग। आपके इन बातों का जवाब ले लेते हैं। प्रदीप सिंह जी हैं, नेता बीजेपी हैं, आपने सुना और मेरी बातों को भी आपने सुना होगा। आपको नहीं लगता कि जो समाजवादी पार्टी है वो कहीं ना कहीं राजनीति के तहत भी संबल बार बार उठा रही है, जबकि ऐसा लगता है कि संबल में जो कुछ हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी? नमस्ते राहुल जी, सूद साहब को नमस्ते और समाजवादी पार्टी। अब सर राहुल जी देखिए क्या है कि ये कोई राजनीतिक शास्त्र का शिशु का बच्चा यानी केजी किंडरगार्टन का भी बच्चा बता देगा कि ये केवल और केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स है, के लिए इसको रीएस्टैब्लिश बार बार किया जा रहा है। चीजें अंडर कंट्रोल हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी की कमी है जिससे वो ये प्रूव कर सके कि वो अपने मतदाताओं के लिए किसी भी एक्सटेंट तक वो जा सकते हैं। तो ये जो सारी बातें हो रही हैं ये उसी क्रम का एक छोटा सा हिस्सा है जहां पे कि हम अपनी अपीसमेंट पॉलिटिक्स को चमका सकें। क्योंकि ये क्या चाहते हैं कि ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स का कॉन्सिक्वेंस क्या हो, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर क्या हो जिससे कि इनको फायदा बना रहे। तो वो जो हुआना चाहते हैं वो ये है कि इनके मतदाता, इनके लोग, वो जो पिटी पॉलिटिक्स है, थोड़ा थोड़ा दे दिया, छिटक दिया, फेंक दिया, उसी पे खुश रहे, वो कभी आगे ना बढ़े। ये अक्सर में वही बात है कि जैसे वो रेवड़ी वाली है, तो ये एक्चुअल में कहा जाए कि तो रेवड़ी बांटने गए हैं और उसका ब्रॉडर मैसेज निकले, ये वही है सर। गवर्नमेंट काम कर रही है अपना, सारी चीजें अंडर, आपने स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया और आपने ये भी दिखाया कि स्थिति वहां की क्या है, और प्लस उसके बाद जो डिजिटल मीडिया पे जो खबरें हैं वो भी सबके समक्ष है, सबके फोन में तुरंत मिल जाती हैं। तो ऐसी कोई बात तो है नहीं कि जिसको हम छिपा के बचा के काफी दिनों तक ढंपे रह सकें। जी, सूद साहब हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे से इस तरह के जो घटनाक्रम होता है उसमें किस तरह से जो देश के खिलाफ एजेंसीज होती हैं वो फ़ायदा इसका उठाती हैं उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। सूद साहब, संबल का जो इतिहास है वो बहुत अच्छा नहीं है। संबल में मुझे जो याद आता है कि जो अलकायदा का चीफ जो है अयमान अल जवाहिरी, उसने 2014 में एक वीडियो जारी किया जिसके बाद उसने सनाउल हक उर्फ मौलाना असीम उमर उसको इंडिया के अलकायदा चीफ के तौर पर दिखाया और नियुक्त किया, जबकि 2019 में सनाउल हक जो है उर्फ या मौलाना असीम उमर जिसे बोलते हैं वो अफ़गानिस्तान में मारा गया था। लेकिन ये बात साफ़ है कि वो संबल से था और संबल का जो है इस तरह से आतंक से इतिहास जुड़ता है। संबल के ही रहने वाले जफ़र गुड्डू उर्फ मोहम्मद आसिम जो है उसे 2015 में दिल्ली पुलिस ने पकड़ा आतंकियों से कनेक्शन और आतंकवाद से, अलकायदा से कनेक्शन को लेकर। संबल का रहने वाला शर्जील जो है वो अलकायदा का अभी भी मोस्ट वांटेड है। तो ये कनेक्शन जो है संबल का और उसके आसपास के इलाकों का, ख़ास तौर से दीपा सराय जैसे इलाकों का, वो बहुत ज़्यादा आतंक से जुड़ता है। और ऐसे में जिस तरह के वहाँ पर जो यूएस मेड जो बुलेट के खोखे पाए गए, उससे भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो बुलेट्स हैं ये बाहर से कहीं ना कहीं यहाँ पे आई होंगी। तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, मैं तो बड़ी मुबारकबाद दूंगा कि ये लोग जिन्होंने पत्थर मारा, अगर ये लोग पत्थर ना मारते तो लोगों को सच्चाई का ना पता चलता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और जैसे पत्थर पड़े तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, हमारी एजेंसीज एक्टिव हो गई और इनको मौका मिल गया। वहाँ पे जो खुदाई हो रही थी, वहाँ पे जो यहाँ पे अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन था वो निकल के बाहर आ गया पब्लिक के सामने। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जो पॉलिटिशियन है, स्पेशली मैं समाजवादी पार्टी के लोगों को कहूँगा, ये कह रहे मरहम लगा रहे, इनको क्या शर्म नहीं आती कि क्या काम कर रहे हैं? इनको क्या शर्म दिखता नहीं है कि देशद्रोह क्या होता है और पार्टी और मुस्लिम प्रेम क्या होता है? यहाँ पे देशद्रोह सबके सामने आ चुका है, देशद्रोही यहाँ पे सामने आ चुके हैं। हिंदुओं की जगह पे कब्जा किया जा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन आप देशद्रोही के अंदर आ गए और उस पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे योगी सरकार ने कुछ नहीं किया।
जो काम योगी ने कर दिया देश को मजबूत करने के लिए, किसी ने नहीं किया। मैं सोचता हूँ इतने सालों तक तो बहुत सी जगह छुपी रही, बहुत सी चीजें छुपी रही, और यहाँ पे जब कनेक्शन निकल रहा है दाऊद का, कनेक्शन निकल रहा है पाकिस्तान के आईएसआई का, आप उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, अखिलेश यादव इन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। यही काम कर रहे हैं राहुल गांधी। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, लेकिन मैं एजेंसी को बिलोंग करता हूं जो देश की सुरक्षा पे काम करती है। और आज जो संभल के अंदर हुआ और बाकी जगह हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है, जो बांग्लादेश के अंदर किया जा रहा है, वही काम इंडिया के अंदर संभल के अंदर किया जा रहा है। और खुदाई तो मैं कहता हूँ जो यहाँ पे सर्वे किया गया, इसने बहुत सी चीजें सामने ला दी लोगों के, और यहाँ पे लोगों को शर्म भी नहीं आती कहते हुए कि हम यहाँ पे मर्रम लगा रहे हैं, यहाँ पे चाहिए सद्भावना करनी चाहिए। किस बात की सद्भावना? देशद्रोही की। दाऊद कैसे खड़ा हुआ? दाऊद को भी तो पॉलिटिकल सपोर्ट मिली थी महाराष्ट्र के अंदर, और यहाँ पे जो मुसलमानों को सपोर्ट दी जा रही है, यहाँ पे जो जिहादियों के द्वारा जिहादियों को सपोर्ट दी जा रही है समाजवादी पार्टी के खिलाफ के द्वारा, बड़ी अजीब सी बात है, बड़ा अजीब सा कैरेक्टर है। ये कोई पीसमेंट की पॉलिसी नहीं है, ये देशद्रोही का काम है। और मैं सोचता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जरूर इस पर काम करेगी, आज ये तो कल करेगी। अगर यहाँ पे सिस्टम अलग होता है, यहाँ पे आप समझिए कि प्रेसिडेंट रूल होता है या दूसरा काम होता है, या तो इन लोगों को तो फांसी दे दी जाती है जो इनको सपोर्ट करते हैं। किस तरीके की बातें करते हैं ये? यहाँ पे साफ मामला है देशद्रोही का। अलकायदा छुपा हुआ है, अंडरवर्ल्ड लगा हुआ है, पाकिस्तान के ऐसे लगी हुई है, और देश को तोड़ने की बात की जा रही है, और ये लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे मरहम लगा रहे हैं। योगी ने जो काम किया है, उसने जिस तरीके से यूपी को संभाला है, जिस तरीके से देश को संभाला है, जिस तरीके से बीजेपी की गवर्नमेंट देश को संभाला है, मोदी ने संभाला है, पहले भी कुछ लोगों ने ऐसे काम किए। लेकिन आज जिस तरीके से हमारे देश के अंदर खुदाई के अंदर जिस तरीके से जिहादी बाहर आ रहे हैं, मैं सोचता हूं कि बहुत तारीफ करने की बात है हमारी गवर्नमेंट या जो भी यूपी के अंदर काम किया जा रहा है आपके योगी के द्वारा। जी भुवन जी बार बार हाथ उठा रहे हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। भुवन जी, मैं एक चीज़ और बोलूँगा आपको। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में एक बात बहुत साफ तौर से सामने आई थी। हमने एक सवाल पूछा, वो जो मस्जिद के केयरटेकर थे उनसे सवाल पूछा कि क्या लोग जो इस हिंसा में मारे गए वो हिंसा में शामिल नहीं थे। उन्होंने साफ तौर से इसका जवाब दिया कि ये लोग बाकायदा हिंसा में शामिल थे और पहले पत्थरबाजी की शुरुआत लोगों द्वारा की गई थी, पुलिस ने कोई हिंसा की शुरुआत नहीं की थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी को देश किस तरह से देखेगा? देखिए, जो पहला आपने विषय करा, मैं भागता नहीं हूँ प्रश्नों से। आपने जो बात कहने का काम करा, एक सज्जन को आपने दिखाया जो ये कह रहे थे कि अभियुक्तों ने पत्थर मारे। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से या पूछ कर ये दिखाने की कोशिश करी प्रदेश को राष्ट्र को, ये आपका धर्म है। लेकिन हमने क्या देखने का काम करा? हमने देखा कि वहां पर जो विक्टिम है वो ये कह रहे हैं कि हमको दबाव दिया जा रहा है योगी सरकार के प्रशासन के द्वारा कि आप अपने बयान बदलो वरना हम आप पे केस कर दीजिएगा। वो भी सोशल मीडिया पे आप चेक कर लीजिए, मैं बिना पढ़े लिखे बात नहीं करता, पहला विषय। और दूसरा, जो देश और प्रदेश में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, संभल को, आजमगढ़ को, रामपुर को, ये पुराना इतिहास है और कौन सी पार्टी करती है ये भी किसी से छुपा नहीं। देश प्रदेश जानता है कि वो इनके इतिहास को किस प्रकार आतंकवादियों से जोड़ के वहां के लोगों की भावनाओं को आग करने का काम करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पुराना इतिहास कहाँ? 2014 में वीडियो जारी किया अल्मान अल जवाहिरी ने, एक आदमी जो वहाँ पे बाकायदा संभल का था उसे इंडिया का अलकायदा चीफ डिक्लेयर किया। 2019 में वो मारा गया। 2015 में संभल के एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मेरे पास तो लिस्ट है कि संभल के लोग जो हैं वहाँ पर किस तरह से आतंकी जो हैं वहाँ पर उभर रहे हैं। बिल्कुल भुवन जी बोलिए, आप बोल रहे थे। बड़े धैर्य से आप लोगों को सुना, इसलिए मैं जवाब दूं, मेरे भी सुन लीजिए थोड़ी सी। और कानून का पालन किसने करा? कानून का पालन समाजवादी पार्टी के लोगों ने करा। मैं बताना चाहता हूं, विधानसभा में जो हमारे विपक्ष के नेता है उनको सरकार, उनके प्रशासन से बात करके भी उनको वहां जाने नहीं दिया। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, अगर अभी माहौल नहीं है बाद में चल जाएगी। और दूसरा, हमारे अन्य नेता, प्रदेश के अध्यक्ष, हमारा प्रतिनिधि मंडल आज कब जा रहा है? जब सरकार के द्वारा आदेशित हो गया। यानी कि कहने का मतलब कानून का पालन करने में समाजवादी पार्टी के लोग पूरा प्रशासन को सहयोग करने का काम करा। और निश्चित तौर पे पेट में दर्द इसलिए है, कुछ लोगों के पेट में दर्द होना भी चाहिए और ये हमें अच्छा भी लग रहा है कि हो रहा है। कम से कम किसी की मदद हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी का पिता मर गया। ऐसे लोगों को मदद करने में माननीय अखिलेश यादव जी की जो भावना है, उस भावना से किसी के पेट में दर्द है तो हम समाजवादियों को उनके पेट में दर्द को अच्छा लगता है। जी, आप जो प्रदीप सिंह है शायद इसका जवाब देना चाहेंगे। प्रदीप सिंह जी ये कह रहे हैं कि पेट में दर्द कुछ लोगों के हो रहा है। मुझे ये लगता है कि क्या समाजवादी पार्टी को जो लोग पत्थर मारते हों
उनके साथ खड़े होते हुए दिखना चाहिए? सर देखिए, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है और इनके उदय से लेकर के, अगर 1991 से लेकर अब तक की इनकी जीवन गाथा देखा जाए, जो इनके विचारधारा, व्यक्तिगत नहीं राजनीतिक विचारधारा की बात मैं कह रहा हूँ, तो मैंने शुरू में बोला कि राजनीतिक विज्ञान का जो छात्र है, जो कि किंडरगार्टन में अभी है, वो भी ये जानता है कि ये केवल अपीसमेंट करना चाहते हैं। निश्चित तौर पे ये लोग भी पढ़े लिखे हैं, सारे अनपढ़ नहीं हैं, सारे जाहिल नहीं हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हों। दुख इस बात का है कि वो लोग जो है सच्चाई को स्वीकार करते हुए भी उस पर टोपने का काम करते हैं, उस पर चादर डालने का काम करते हैं। और आप देख लीजिए, आम चुनाव से पूर्व किस प्रकार से इनके समर्थकों ने बातें कही थी, पुलिस को किस प्रकार से धमकाया था। तो देखिए, ये पत्थरबाजों के सामने खड़े हैं। आज ये आज ये जमाना जानता है इस बात को। इनका अस्तित्व उत्तर प्रदेश में है। आम चुनाव में क्या गणित हुई जिसके कारण से इनको जो सीटें आई वो भी आज जग जाहिर है। वो कोई अब किसी सीनियर एनालिस्ट का काम नहीं है कि वो समझाए। आज बच्चा बच्चा उत्तर प्रदेश में जानता है कि किस कारण से सीटें आई। अब वो जो कारण कारक थे, जो सहयोगी हुए, उसके बाद की स्थिति क्या है कि आज दोनों, ये जो इशारों में समझने की बात है कि दोनों बच्चे एक दूसरे को, दोनों लड़के एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। आने वाले समय में वो सब क्लियर होगा। तो ये जो मोमेंटरी सर्कमस्टांसलेस जो परिस्थिति जन्य इनको जो लाभ हुआ है, उसको ये कितना भी डिडोरा पीट ले, आने वाला कोई भी चुनाव उत्तर प्रदेश में वो सिद्ध कर देगा कि इनकी स्थिति क्या है। ये प्योर वोट पॉलिटिक्स अपने अपीजमेंट के लिए है और ये केवल अपने मतदाताओं को ये बताने का पूरा प्रयास करते हैं कि तुम खून भी करके आओ, तुमसे गलतियां भी हो जाए, हम तुम्हें बचा के रहेंगे। हमारा धर्म है तुम्हें बचाना। समाज जाए चूल्हे भाड़ में, विकास जाए साइड में, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम तुम्हें बचाएंगे। तुम इसी तरह से जाहिल बने रहो, जाहिलाना हरकतें करते रहो। तुम्हें जाहिलाना पसंद है, तुम्हें जिस प्रकार का जाहिलाना पसंद है, तुम जिस प्रकार के जानवर बने रहना चाहते हो, तुम वैसा करते रहो, हम तुम्हें बचा के रखेंगे। सीधी और सपाट बात है। बिल्कुल। भुवन जी, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि सहानुभूति होनी चाहिए जिनके बच्चे अगर वो किसी भी इंसिडेंट में मर जाते हैं, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी ने वही सहानुभूति दिखाई थी जब जो है अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चली थी? क्या उनको भी ऐसे ही समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया था? क्या उनको भी इसी तरह से आपने पैसा दिया था? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, अयोध्या प्रकरण पे मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि कौन मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने संवैधानिक दायित्व का निभाया, जिनको जेल नहीं हुई। ये देश और प्रदेश ने देखने मैं तो का ये काम। बोल रहा हूँ, तब आपकी सरकार में गोली चली थी, क्या आपके डेलीगेशन गया था? इसी विषय पर बता रहा हूँ। और ऐसा भी देश ने देखा है कि कौन मुख्यमंत्री था जिनकी वजह से इस तरह की घटना घटी और उनको सजा हुई कोर्ट के माध्यम से। तो देश और प्रदेश ने उसको तय कर दिया कौन उस समय सौहार्द को बनाने का काम कर रहे थे और कौन सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे थे। सजा हमेशा उसको मिलती है कोर्ट के द्वारा जो संवैधानिक पद पर शपथ लेकर अपना जो। अब आप भुवन जी डाइवर्ट कर रहे हैं। मैंने बड़ा सटीक सवाल पूछा। आपकी पार्टी, जब आप कहते हो सहानुभूति होनी चाहिए, सहानुभूति उन लोगों से अगर कोई मारा जाता है, आपकी पार्टी गई वहां पर। आज क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए, इसलिए आपकी पार्टी राजनीति के तौर पर संभल गई, वहां पर पैसे दिए। क्या यही काम आपने तब किया? देखिए, मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ, जो हमारी पार्टी ने करा, ये उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इनकी जब जिम्मेदारी है वो माननीय योगी जी के ऊपर है, उनकी सरकार के ऊपर है। ये जो कार्य हम लोग कर रहे हैं मरहम लगाने का, सरकार का दायित्व है, लेकिन विपक्ष की ओर आशा भरी नजरों से लोग देखते हैं, तो हम लोग एक जिम्मेदार विपक्ष के कारण आज वहां जा रहे हैं। सूद साहब के पास जाते हैं। सूद साहब, क्या ये संभल में जो कुछ अब हुआ, क्या एजेंसीज की नज़र इस इलाके पर पहले से नहीं थी? क्या एजेंसीज को ये पहले से सोचना नहीं चाहिए था कि जिस इलाके में इस तरह का इतिहास रहा है कि वहाँ से आतंकी संगठन से जुड़े रहे हैं काफ़ी लोग, क्या ये एक्सपेक्टेशन पहले नहीं होनी चाहिए थी कि इस तरह की घटना हो सकती? देखिए, एजेंसीज के पास बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सी इंफॉर्मेशन वो गवर्नमेंट को शेयर करती है, लेकिन जब कोई इंसिडेंट सामने भड़कती है तो सारी चीजें बाहर निकलती हैं, नहीं तो बहुत सी चीजें छुपी रह जाती हैं। जब संभल की इंसिडेंट हुई तो बहुत सी जब फाइलें खुली तो देखा क्या क्या हुआ यहाँ पे, जैसे पुरानी यहाँ पे चीजें निकली और किस तरीके से यहाँ पे किया गया। अब जैसे बात कर रहे थे कि अयोध्या के टाइम में आपने किया, तो अयोध्या के टाइम जो कार सेवक थे उन पे गोलियां तो चली, लेकिन उस टाइम पे जो कार सेवक थे उनके पेट पे रेत तो सीमेंट के बोरे बांध करके उनको सरयू नदी में बहा दिया। किसने काम किया? समाजवादी पार्टी ने। इनको
अपनी बात याद नहीं रहती, भूल जाते हैं बात। यहाँ पे तो जो देखिए, एक मैं औरत का वीडियो देख रहा था, उसने कहा भाई ये, उसने किसने पूछा कि आपने तो पत्थर मारे, तो कहते पत्थर से कोई मारा तो नहीं। आप पुलिस से पत्थर मारोगे तो क्या पुलिस छोड़ेगी आपको? हम भी सिक्योरिटी का काम करते रहे, बड़े जान अपनी जोखिम में डाल के काम करते रहे हैं, और हम अपने को जान गंवाने के लिए तो बैठे नहीं है। हमारी जो फोर्सेस बॉर्डर पे बैठी हैं वो अपने आप को मरने के लिए बैठी हैं, सेफगार्ड करेंगी। आप पत्थर मारोगे, आप किसी वर्दी वाले पत्थर मारोगे, फिर आप बच जाओगे? गोली चलाएगा अपनी सेफ्टी के लिए, या भागता रहेगा अपने सिर फोड़वा लेगा? उनके क्या बच्चे नहीं है? इनको यहाँ पे बच्चे नजर आ रहे हैं कि जो लोग जिन्होंने यहाँ पे पत्थर जिन पे लगे उनके बच्चे नहीं थे? गोलियां चला दी, सारा कुछ हुआ, फिर इसके अंदर जब देखिए आपने कुछ भी कहा, एक हिंसा हुई तो बात अलग है। यहाँ पे तो एक तरीके से पूरे तरीके से कांड किया जा रहा था पाकिस्तान के ऐसे के साथ मिलकर के, दाऊद के साथ मिलकर के। और यहाँ पे जो बैठे हैं लोग, बैठे हैं समाजवादी पार्टी के, वो अपने आप को प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कहते हैं उनके मर्रम लगा रहे थे। आपने मर्रम लगा दिया तो जाइए पुलिस वालों के पास, उन पे भी मर्रम लगा दीजिए कि आपको पत्थर पड़े, आपकी जान खतरे में गई, आप क्या काम कर रहे थे? पुलिस तो यहाँ पे न्यूट्रल है, पुलिस तो किसी का साथ नहीं देती, पुलिस तो अपनी ड्यूटी कर रही थी, ड्यूटी परफॉर्म कर रही थी। आप ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, आप पत्थर फेंकने चले जाएंगे, गोलियां चलाएंगे उनके ऊपर। और यहाँ पे तो बहुत से आर्म्स मिले, बहुत सी और चीजें हैं। अब देखिए जिस तरीके से वहाँ खुदाई हो रही है, मैं फिर कहूंगा जिन लोगों ने मंदिर का केस उठाया वो तो बड़ी देश की सेवा की है। अगर ये काम ना होता तो बहुत सी चीजें ना खुलती, पुरानी फाइलें ना खुलती। आज आईबी और रॉ की फाइलें खुल गई हैं, तो पता चला कि कौन कौन पीछे। दाऊद दाऊद तो एक क्रिमिनल था, छोटा सा क्रिमिनल था, स्मगलिंग किया करता था। दाऊद को किसने डॉन बनाया? उसको डॉन बनाया हमारे पॉलिटिशियंस ने जो महाराष्ट्र के थे। यहाँ पे भी ये काम किया जा रहा है। और देखिए जिस तरीके से यूपी के हालात थे, आप पिछले 10 साल के से पहले वहां के हालात थे, आज योगी के आने के बाद कैसे हालात सुधर गए वहां पे, कैसे वहां पे बार बार लोग पकड़े जाते हैं जो इंडल्ज करते हैं टेररिज्म के अंदर। वो अब इंडिया देखिए, आप अपनी पॉलिटिक्स खेलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेलिए पॉलिटिक्स, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिक्स पे खेलिए, प्रोग्राम्स पे खेलिए। आप जिहादियों के साथ पॉलिटिक्स मत करिए, जिहादियों को अपने साथ मिला करके देश को मत डुबोइए। देश की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, देश है तो है। ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पे मुसलमान आ जाएंगे तो बच जाएंगे। अगर यहाँ पे मुसलमान देश के अंदर कंट्रोल कर गए, 51% होंगे, तो सबसे पहले तो इनको मारेंगे। जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोग जिनको सपोर्ट करते हैं, ये किसी के सगे नहीं है। देखिए सोहारवादी थे जो कलकत्ता वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे 1946 के अंदर 15 अगस्त को वहां पे जिन्ना पे कहने के ऊपर उन्होंने हिंदू पे अटैक करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया उसके ऊपर। उसके बाद तो चलो हिंदू इकट्ठे हो गए तो सारा काम हो गया। लेकिन जब बांग्लादेश, जब पाकिस्तान बना तो सोहरावादी बांग्लादेश गए तो उनको मार दिया, उनको मारा किसने? उसी जिहादियों ने। ये किसी के सगे नहीं है, लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी के लोग सोचते हैं कि इनका सगे है, कोई इनका सगा नहीं है। जी, मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर से एक कमेंट लूंगा, उसके बाद प्रदीप सिंह जी से एक कमेंट लूंगा, उसके बाद हम इस चर्चा से अगले टॉपिक पे जाएंगे। भुवन जी। देखो, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो पूर्व अधिकारी हैं महसूद साहब जो ये कह रहे थे किसी के सगे नहीं, ये इनकी भावनाएं, और इनकी भावनाओं को मैं जोड़ पाता हूँ माननीय योगी जी की भावना से, जो कहते 80-20। मैं इनकी भावनाओं को जोड़ पा रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण से, जो कहते हैं कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, मटन मछली वाले, ये उसी विचारधारा के व्यक्ति हैं। और निश्चित तौर पर हमारा ये मानना है, जो 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासी हैं, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। हमें वोट देना दे, जिन्होंने नहीं भी दिया, वो उनकी भी जिम्मेदारी का निर्वहन हम लोग करते हैं। और आज देखिए माननीय अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में किस प्रकार उनको वो लोग मान रहे हैं, और जहां भी जख्म लगता है किसी भी समाज में, तो माननीय अखिलेश यादव जी उनके आंसू पोंछ रहे हैं और लोग उनको प्यार कर रहे हैं। 2024 में सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम करा। अब इनके कहने से थोड़ी रुकेगा मामला। 33 सीटों के साथ हम लोग खड़े, आप 33 सीटों वाले विचारधारा में हो। भुवन जी, बिल्कुल राजनीति एक बात है, जो उन्होंने कहा सूद साहब ने, राजनीति एक बात है, आप राजनीति कीजिए, लेकिन अगर आप एक धर्म विशेष के साथ खड़े दिखाई देंगे, वो चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही केस में ये जो राजनीति है ये कहीं ना कहीं लोगों को ज़रूर खटकेगी। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।